हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट, क्या क्या टर्म हमारे काम आएगी। तो पहला कंसेप्ट है, कोई वेक्टर फंक्शन है तो वो कांस्टेंट कब होगा। वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट कब होगा, को हम कहेंगे कांस्टेंट वेक्टर। इफ कब कहेंगे, अगर उस वेक्टर फंक्शन का इफ इट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लेंगे हम एंड डायरेक्शन, जो उसकी डायरेक्शन होगी बोथ आर फिक्स्ड, बोथ आर फिक्स्ड यानी कि बोथ आर कांस्टेंट। वेरी नहीं करनी चाहिए, किसी वेरिएबल टी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसा हमारा फंक्शन है, मान लीजिए हमारा फंक्शन है एफ और स्केलर वेरिएबल पे है, वेक्टर फंक्शन है, आर क्यूब जो है डोमेन में जाएगा और एफ वेक्टर टी हमने ले लिया 2i प्लस 3j माइनस 4k, कुछ भी ले लिया। तो यहाँ आप देखिए टी कोई भी वैल्यू रख दें, राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर ऑल टी। या इसको आप निकाल के देखें, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ आई एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि जेड एक्सिस के कंपोनेंट का स्क्वायर। यानी कि आई का कोएफिशिएंट क्या है, जे का कोएफिशिएंट, ये आई का कोएफिशिएंट, ये जे का कोएफिशिएंट, ये के का कोएफिशिएंट। और इसको अगर आप देखें तो ये 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी कि इसमें टी नहीं आया। सो ये मैग्नीट्यूड जो है 29 हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ गया, इसमें टी पे डिपेंड नहीं करता। अब हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन किससे मिलेगी, यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ यूनिट वेक्टर हमारा कैसे आएगा कि एफ वेक्टर को आप डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करते हैं तो वो एक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा। और इसको चाहे तो एफ स्मॉल एफ से रिलेटेड एफ कैप भी लगा सकते हैं, या कैपिटल एफ कैप इसको नोटेशन अगर हम इसको कहें कि लेट दिस एफ कैप इज इक्वल टू दिस, कि एफ कैप ये है, तो फिर एफ कैप क्या होगा, एफ की वैल्यू डाल दीजिए, एफ वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 4k, और इसको आपने डिवाइड कर दिया एफ वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी 29 से। तो यहाँ राइट हैंड साइड में कहीं भी आप देखते हैं कि टी नहीं है, यहाँ टी नहीं है। सो ये टी से इंडिपेंडेंट है, यानी कि डायरेक्शन भी जो है कांस्टेंट है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो एफ वेक्टर है हमारा वो कांस्टेंट वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए एफ वेक्टर हम ले लेते हैं कोस टी आई प्लस एफ टी, टी पे हमने ले लिया मान लीजिए साइन टी जे प्लस के। तो यहाँ देखिए अगर हम एफ वेक्टर ये ले लें तो यहाँ एफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा, खाली एफ का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, एफ टी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और जो के का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, सो 1 का स्क्वायर 1। अब ये देखिए कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो टी से इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इज कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट आ गया। अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो क्या करेंगे, एफ वेक्टर जो है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करेंगे। ये मान लीजिए एफ कैप हो गया यूनिट वेक्टर हम ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ आ गया कोस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस के डिवाइड बाय √2। तो यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ टी रह जाता है, टी की इन्वॉल्वमेंट रह जाती है, यानी कि टी बदलेगा। अगर टी को 0 लेंगे तो अलग डायरेक्शन होगी, टी को पाई लेंगे अलग डायरेक्शन होगी, टी को पाई/2 लेंगे अलग डायरेक्शन होगी। यानी कि जो एफ कैप है वो डिपेंड्स अपॉन टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो वेक्टर है दैट इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, सो इट इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। यानी कि एक चीज़ फेल हो गई यहाँ पर। तो फेल यहाँ पर क्या हुआ कि डायरेक्शन जो है कांस्टेंट नहीं थी, टी पे डिपेंड कर रही थी, तो इसलिए ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लीजिए हमने ले लिया एफ वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस टी आई माइनस 3t जे प्लस 4t के। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं आप प्लस लीजिए माइनस लीजिए, ये हमने एक एफ फैक्टर ले लिया, एन टी पे डिपेंड कर रहा है, टी एफ टी इज इक्वल टू। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, एफ फैक्टर टी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जो आई का कंपोनेंट है ट्वाइस टी का स्क्वायर हो जाएगा, जे के साथ जो कोफिशिएंट है माइनस टी का स्क्वायर, और के साथ जो है 4t, तो 4t का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ ये 4t स्क्वायर, ये 9t स्क्वायर और ये प्लस 16t स्क्वायर। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 29t आता है। सो मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पर टी पर डिपेंड करता है हमारा, ये हम देखते हैं। लेकिन डायरेक्शन अगर हम एफ कैप निकालें एफ टी और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन हमें मिलेगी 2ti माइनस 3tj प्लस 4tk, और ये डिवाइड हो जाएगा 29 के स्क्वायर रूट ऑफ 29t। अब देखिए t जो है न्यूमरेटर में भी कॉमन आ जाएगी, t कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में भी t है, सो t को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये आएगा 2i माइनस 3j प्लस 4k और डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो यहाँ से डायरेक्शन जो है वो तो कांस्टेंट आ गई, टी से इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो टी पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये वेक्टर भी हमारा कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। सो देयरफॉर ये वेक्टर भी हमारा कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, इज नॉट ए कांस्टेंट वेक्टर। तो कांस्टेंट वेक्टर के लिए दोनों ही चीज़ें जो है टी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी टी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं वो भी टी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी हमारा वेक्टर जो है कांस्टेंट बनेगा। एक सिंपल सा रिजल्ट है कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज ए जीरो वेक्टर, कि किसी कांस्टेंट वेक्टर का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो जीरो वेक्टर होगा, इज ए जीरो वेक्टर। वो जीरो वेक्टर कैसे होगा, यानी कि वो वेक्टर जो है हमारा
उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। मान लीजिए आपने आर वेक्टर लिया या एफ ले लीजिए, एफ टी बराबर, अब वो कांस्टेंट है, आर वेक्टर नाम दे दीजिए या एफ दे दीजिए सी क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसके ऊपर भी आपने जो है वेक्टर ही लगाना है। देखिए इधर टी नहीं है, अगर आर इधर ये टी का फंक्शन हो भी, आर टी चलिए हम इसको नाम दे देते हैं, तो कांस्टेंट होने के कारण ये जो आपका वेक्टर है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, तो ये टी से इंडिपेंडेंट होगी। फिर आप क्या करेंगे कि इसमें कुछ इंक्रीमेंट, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल से जाएं तो यहाँ जो है सी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, सी जो है सी ही रहेगा, चाहे कोई वैल्यू बदल दे टी प्लस डेल्टा टी। तो फिर आप दोनों को घटा दीजिए, ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, आर्गुमेंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप ये देखते हैं कि ये सी इसमें कोई चेंज नहीं है, सो जीरो, जीरो का मतलब जीरो, सिंपली कई बार जीरो लिखते हैं हम, सो जीरो वेक्टर। ये डिपेंड करना है कि अगर वेक्टर है तो जीरो का मतलब वेक्टर होगा, और अगर ये स्केलर है तो जीरो का मतलब स्केलर होगा। अब इसको डेल्टा टी से अगर आप दोनों साइड में डिवाइड करें तो राइट साइड में तो जीरो है, तो डेल्टा टी से डिवाइड भी करोगे तो जीरो ही रहेगा। सो लिमिटिंग वैल्यू अगर आप लें डेल्टा टी गोज टू जीरो, वेरी वेरी स्मॉल, सो राइट में तो जीरो वेक्टर ही है, जीरो ही रहेगी। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन देखी थी। तो डी आर बाई डी टी जो है वो जीरो आ गया, यानी कि डेरिवेटिव किसी वेक्टर का अगर हम कांस्टेंट वेक्टर का लेंगे तो वो जीरो आएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम कि नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि कोई वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल टी का, वो कांस्टेंट वेक्टर है। वो कैसा वेक्टर है? कांस्टेंट वेक्टर। अभी हमने देखा ये कि अगर वो कांस्टेंट वेक्टर है तो डेरिवेटिव जीरो होगा। वन वे तो हम देख ही चुके हैं। सो दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है कि डी एफ बाई डी टी इज़ ज़ीरो। ये तो हम अभी वन में देख ही चुके हैं, आर लिया था हमने। आप इसको आर को जो है एफ ले लीजिए तो डी एफ बाई डी टी जीरो आ जाए। वेक्टर की जीरो, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर की जीरो होगी, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन ये कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर डी एफ बाई डी टी जीरो है, अगर किसी वेक्टर का डेरिवेटिव ही जीरो है, तो कन्वर्स भी ट्रू है कि वो वेक्टर कांस्टेंट होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी जो है वो कांस्टेंट होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्स पार्ट के लिए, वन पार्ट तो हम कर ही चुके हैं, तो हम यहाँ वन वे जो है शो करेंगे। हम यहाँ ये शो करेंगे कि इफ़ डी एफ बाई डी टी ज़ीरो वेक्टर, यानी कि खाली जो है, कई बार ये खाली जीरो लिखा मिलता है किताब में, तो जीरो का मतलब जीरो वेक्टर, तो इस पर आप एरो लगा सकते हैं। तो एफ जो है, देन एफ जो है हमारा वो कांस्टेंट वेक्टर होगा। इसका मतलब हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड भी टी से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी टी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम मान लें एफ वेक्टर को f1i प्लस f2j, क्योंकि कंपोनेंट f2j 3 डायमेंशन में ही हम लेंगे, f3k, अच्छा क्योंकि ये t का है तो इसको f1 ft, तो f1t f2t f3t हमारा हो जाएगा t का फंक्शन। सो आप इसको ft भी लिख सकते हैं, f1t, इट इज़ f2t एंड इट इज़ f3t। तो अब देखिए डी एफ बाई डी टी ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव वाले जो रूल आपने पिछले लेक्चर में किए, तो डेरिवेटिव f1 का होगा। सो डी एफ वन बाई डी टी, आई एक यूनिट वेक्टर है, आई का नहीं होगा, डी एफ टू टी बाई डी टी जे यूनिट वेक्टर प्लस डी एफ थ्री बाई डी टी, f3 का होगा, और k जो है यूनिट वेक्टर। अब देखिए ये इधर जीरो दिया हुआ है, जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर का मतलब है कि 0i, अगर ज़रूरत पड़े तो 0j प्लस 0k, 0i
प्लस 0j प्लस 0k। अब देखिए i का कंपोनेंट i से कंपेयर कर दो, j का कंपोनेंट आप j से कंपेयर कर दो, j के कंपोनेंट से, और k का कंपोनेंट k के कंपोनेंट से कंपेयर कर दो। तो ये इससे हमें क्या मिलेगा कि df1t बाई डी टी इज 0, ये स्केलर वैल्यू है। देखिए ध्यान से, df2t बाई डी टी ये स्केलर वैल्यू है, df3t बाई डी टी। तो इसका मतलब अगर f1t, f2t और f3t का डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब ये हमें पता चल रहा है कि f1t कोई ना कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दिस इज कांस्टेंट, f2t भी कांस्टेंट होगा, f3t भी कांस्टेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि each fit is constant for I रनिंग 1 2 3, तीन ही है यहाँ। i को एक बार 1 लेंगे, एक बार i को 2 लेंगे, एक बार i को 3 लेंगे। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि f1 जो है, f1 f2 f3 वो t से इंडिपेंडेंट हो गया है। अब डेरिवेटिव से f1i f2t यानी कि t से t ही नहीं है इनके अंदर, तो जब मैग्नीट्यूड आप लेंगे इनका f1t f2t f3t तो मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप f वेक्टर के अंदर, अब देखिए जब ईच fi ही t से इंडिपेंडेंट हुआ तो जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये जो है f का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हुआ, क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर जो है, मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आएगा, f1 t का स्क्वायर, f2 t का स्क्वायर, ये t मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इंडिपेंडेंट हो चुके हैं ये t से, सो f3 t का स्क्वायर, सो ये कांस्टेंट आ जाएगी। और फिर आप जब बात करेंगे डायरेक्शन की f कैप की, तो f कैप में क्या होगा कि f वेक्टर को डिवाइड किया जाएगा उसके मैग्नीट्यूड से। अब देखिए f वेक्टर जो है, f वेक्टर किससे मिलकर बना है, f1i f2j f3k। अब जब उनमें ही t नहीं है और मैग्नीट्यूड में भी t नहीं है तो डायरेक्शन में भी t नहीं आएगा। यहाँ ये सारा कुछ t से इंडिपेंडेंट हो गया है, इसलिए जो इसका यूनिट वेक्टर है ये आपका कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है, सो ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट। तो दोनों ही चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो f वेक्टर है वो f वेक्टर हमारा कांस्टेंट होगा। तो इस तरह हमारा जो f वेक्टर था वो कांस्टेंट हो गया। तो ये सिंपल सी थ्योरम थी, इसमें एक पार्ट हमने अलग कर लिया था, एक पार्ट को मैं अलग मिक्स करके दिखा दिया आपको, मिक्स नहीं किया दोनों को। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारी वो हमें ये बताती है कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम, कि मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी हमने दोनों चीज़ को कांस्टेंट लिया था, अब हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फंक्शन f इज कांस्टेंट, यानी कि डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं पता है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ये हमें पता है। तो हमें ये बताना है इफ़ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ़ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से, कि f डॉट डी एफ बाई डी टी 0, कि f की उसके डेरिवेटिव के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगी। यानी कि इस रिजल्ट को आपने दोनों तरफ से प्रूव करना है। मैग्नीट्यूड अगर f का वेक्टर का कांस्टेंट है तो f डॉट डी एफ बाई डी टी को 0 शो करना है। अगर f डॉट डी एफ बाई डी टी 0 है तो आपको ये शो करना है कि मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट होगा। अब आप यहाँ पर पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि f डॉट डी एफ बाई डी टी जो निकल के आएगा वो क्या होगी और मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं। तो f का जो मैग्नीट्यूड है, देखिए हम लेते हैं f मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ध्यान से देखिए f मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, f मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं f डॉट f। ये आप आसानी से देख सकते हैं कि f मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो f डॉट f आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम f डॉट f, अब यहाँ पर अगर हम f मैग्नीट्यूड को एक नाम दें, यहाँ पर मान लीजिए लेट f मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है उसको हमने स्मॉल f नाम दे दिया,
तो ये बन जाएगा स्मॉल एफ का स्क्वायर। दोनों तरफ जो है स्केलर वैल्यू है, लेकिन लिखने का फ़र्क है। यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यहाँ क्योंकि वेक्टर है तो ये दोनों डॉट रहेगी। अब दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव लगा दिया। जब हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव लगाया डी बाई डी टी एफ स्क्वायर, तो डी बाई डी टी एफ डॉट एफ, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो डेरिवेटिव लिया ये तो यूजुअल डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस एफ डी एफ बाई डी टी, क्योंकि स्केलर वैल्यू है। और परंतु राइट साइड में जो फार्मूला लगेगा वो डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा। क्या कि एक बार एफ एज सच डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस फिर एफ का डी एफ बाई डी टी डॉट एफ, सेकेंड वाला एफ एज सच, सेकेंड वाला एज सच। अब देखिए एफ डॉट डी एफ बाई डी टी या डी एफ बाई डी टी डॉट एफ, तो ये भी सेम है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है कोमुटेटिव होती है। तो डी एफ बाई ट्वाइस एफ डी एफ बाई डी टी स्केलर है लेफ्ट साइड में, ये भी ट्वाइस हो गया एफ वेक्टर डॉट डी एफ बाई डी टी। इधर वेक्टर में हम चल रहे हैं, तो यहाँ से एक नया रिजल्ट भी हमारा निकल के आ गया। 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सो 2 को कैंसिल कर दें तो ये रिजल्ट बन गया एफ डी एफ बाई डी टी। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, कोई कंडीशन का यूज़ नहीं किया। तो ये जनरल रिजल्ट जो एक्सरसाइज में भी पूछा जाता है कि एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल एफ है तो ये रिलेशन शो कीजिए, तो आप इस रिलेशन को शो कर सकते हैं आसानी से। तो ये रिलेशन हमने शो कर दी। अभी तक हमने गिवन कंडीशन का यूज़ नहीं किया, अब हम गिवन कंडीशन का यूज़ करते हैं। गिवन कंडीशन हमारी क्या कहती है कि मान लीजिए एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसको हम एक नंबर दे लेते हैं, मान लीजिए ये एक नंबर हो गया। नाउ फर्स्ट सपोज दैट, पहले हम मान लेते हैं फर्स्ट सपोज दैट एफ वेक्टर एफ जो है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब देखिए अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल एफ आपने माना है वो स्मॉल एफ इसके बराबर माना है आपने, तो वो स्मॉल एफ कांस्टेंट हो जाएगा। और क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है तो स्केलर वैल्यू में आपको पता है डी एफ बाई डी टी जीरो होता है। अब डी एफ बाई डी टी अगर जीरो हुआ तो यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड डी एफ बाई डी टी जीरो हो गया, तो राइट साइड भी क्या होगी, जीरो होगी। देयरफॉर बाय वन एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज जीरो, और यही हमें शो करना था, एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज जीरो। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए, अगर राइट साइड में हम ये मान लें एफ डॉट डी एफ बाई डी टी जीरो, यहाँ से क्या मिलेगा एफ डी एफ बाई डी टी जीरो, यहाँ से क्या मिलेगा हमें कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्सली सपोज, अब कन्वर्स पार्ट हम कर रहे हैं, हमने ये मान लिया कि एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज ज़ीरो, तो बाय वन से ही हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर अगेन बाय वन का यूज़ कीजिए आप, बाय वन का यूज़ करते हैं तो एफ डी एफ बाई डी टी जीरो मिला। अब देखिए एफ तो फंक्शन आपको दिया हुआ है, सो एफ तो मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, तो डी एफ बाई डी टी जो है वो जीरो हो जाएगा, एफ जीरो नहीं हो सकता, सो डी एफ बाई डी टी आपका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो एफ है, जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो टी से इंडिपेंडेंट आ गई, तो एफ जो है वो कांस्टेंट आ गया। और एफ कांस्टेंट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, दिस इज कांस्टेंट। तो यहाँ ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो एफ वेक्टर है ये मैग्नीट्यूड है, ये जीरो तो नहीं हो सकता क्योंकि एफ वेक्टर दिया हुआ है। अगर ये जीरो हो गया मैग्नीट्यूड फिर तो ये कांस्टेंट हो ही गया। यही मान लेते हैं कि अगर एफ जीरो हो गया तो कांस्टेंट हो गया, अगर एफ नॉन जीरो है तो यहाँ हम नॉन जीरो का केस ले लेते हैं कि अगर एफ जीरो हो गया फिर तो ये कांस्टेंट हो ही गया एफ जीरो। सो हम ये ले लेते हैं कि मान लो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो उस केस में डी एफ बाई डी टी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और वहाँ से एफ टी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो एफ कांस्टेंट आ जाएगा। सो एफ किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ हमने केवल मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट लिया था। और यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं हम कि अगर डी एफ बाई डी टी
अगर डी एफ बाई डी टी जीरो नहीं है और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी हमारा जीरो आया था, तो यहाँ से क्या मिलता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि वो परपेंडिकुलर भी होंगे। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम प्रॉपर्टी हमारी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर एफ वेक्टर, ध्यान से देखिए, एफ वेक्टर कांस्टेंट डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। एफ वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, अभी हमने मैग्नीट्यूड की बात की, कांस्टेंट डायरेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम में आती है ये, कांस्टेंट डायरेक्शन इफ एंड ओनली, दोनों तरफ से। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड है, तो ये जीरो जो है वो वेक्टर वाली जीरो होगी, कि अगर कांस्टेंट डायरेक्शन है हमारी एफ वेक्टर की, तो एफ क्रॉस डी एफ बाई जो डी टी है वो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो उसी तरह क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ, तो डायरेक्शन हमें लिखनी पड़ेगी। तो ये हमारी थ्योरम थी, तो हम मान लेते हैं लेट इसकी डायरेक्शन जो है एफ कैप, बुक में आपकी कैपिटल एफ कैप नाम दिया हुआ है, तो आप चाहें तो कैपिटल एफ कैप आप नाम दे लीजिए, हम स्मॉल एफ कैप लेते थे नाम। एफ वेक्टर अपॉन एफ मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, और मैग्नीट्यूड का नाम आप अगर स्मॉल एफ रखोगे एंड, और मैग्नीट्यूड जो वैल्यू है वो आप स्मॉल एफ ले लीजिए। तो ये हो गया एफ कैप को मल्टीप्लाई हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ से, और ये हमारा एफ वेक्टर, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये वैल्यू जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और यह वेक्टर आ जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो एफ वेक्टर हमारा हो जाएगा एफ, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू, और ये साथ में इसका यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन देगा। अब हमें क्योंकि डेरिवेटिव की बात करनी है तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी एफ बाई डी टी दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एफ कैप, यानी यूनिट वेक्टर, दोनों ही टी के फंक्शन हो सकते हैं। अब डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगाइए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है फंक्शन से, एफ एज सच डी एफ कैप बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी एफ कैप एज सच, तो ये हमारा डी एफ बाई डी टी आ गया। अब हमें करना क्या है कि एफ वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट डी एफ बाई डी टी के साथ लेनी है, तो दोनों तरफ क्रॉस ले लीजिए, एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी, डी एफ बाई डी टी की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो एफ वेक्टर की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, क्या है एफ कैप क्रॉस एफ डी एफ कैप, यानी यूनिट वेक्टर जो है डी एफ कैप बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी एफ कैप। तो देखिए क्या बनेगा, अब देखिए एफ कैप की क्रॉस किसके साथ हो जाएगी, इस टोटल के साथ, फिर एफ कैप की क्रॉस किसके साथ हो जाएगी, दूसरे के साथ। तो यहाँ बनेगा एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी, यानी कि जो वेक्टर है आपका डी एफ बाई डी टी उसका डेरिवेटिव, फिर एफ कैप की क्रॉस प्रोडक्ट एफ डी एफ कैप बाई डी टी के साथ होगी, प्लस फिर एफ कैप की क्रॉस होगी डी एफ बाई डी टी और एफ कैप। अब देखिए एफ और ये स्मॉल एफ दोनों ही स्केलर वैल्यू हैं, सो बाहर आ जाएगी, सो एफ स्क्वायर हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप बाई डी टी प्लस ये हो गया। अब यहाँ देखिए एफ स्केलर वैल्यू है, डी एफ बाई डी टी भी स्केलर में है, तो दोनों बाहर निकाल दीजिए, एफ डी एफ बाई डी टी,
तो यहाँ हो जाएगा एफ कैप की क्रॉस प्रोडक्ट एफ कैप के साथ। तो एफ कैप की क्रॉस प्रोडक्ट एफ कैप के साथ क्या हो जाएगी, जीरो। ये जीरो आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा हमारा, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी, ये रह जाएगा एफ स्क्वेयर एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप बाई डी टी। यहाँ तक देखिए हमने अभी तक जो गिवन कंडीशन थी उनका यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ हमने स्मॉल एफ वेक्टर लिया था, स्मॉल एफ का मैग्नीट्यूड लिया था, ये स्मॉल एफ बिना वेक्टर के, और ये कैपिटल एफ कैप जो है उसकी डायरेक्शन ली थी यूनिट वेक्टर। अगर यहाँ एफ वेक्टर को आर वेक्टर कह दें, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर से डिनोट कर दें, और ये आर कैप से डिनोट कर दें, तो ये आर में हो जाएगी रिलेशन। तो इस तरह का एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएगा जो जनरलाइज आपको सोल्व करना है। तो यहाँ से एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जो गिवन कंडीशन थी, गिवन कंडीशन में हमने क्या माना हुआ है कि अगर ये कांस्टेंट डायरेक्शन है तो एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी जीरो होगा, और अगर एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी जीरो हुआ तो कांस्टेंट डायरेक्शन है। तो यहाँ देखिए पहले हम मान लेते हैं फर्स्ट सपोज डैट कि डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट मान लें तो एफ कैप से डायरेक्शन मिलेगी, एफ कैप टी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो डी एफ कैप बाई डी टी जीरो हो जाएगा, और जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट सपोज डैट एफ वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन किससे मिलती है, एफ कैप से। एफ कैप इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, टी से इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये टी से इंडिपेंडेंट हो गया। जब ये टी से इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। अब देखिए जीरो का मतलब जीरो वेक्टर ही है ये, क्योंकि एफ कैप जो है वेक्टर है, तो जीरो का मतलब जीरो वेक्टर ही है, खाली जीरो भी लिख देते हैं कई बार। तो जो हमारी रिलेशन है वहाँ से हमें क्या मिलेगा, एफ क्रॉस, ये रिलेशन है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब जीरो वेक्टर। अब हम कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी जीरो। कन्वर्सली सपोज दैट एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज जीरो। तो खाली जीरो का मतलब है जीरो वेक्टर, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, ये लेफ्ट साइड जीरो ही, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, सो एफ स्क्वेयर एफ वेक्टर क्रॉस डी एफ कैप बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए एफ वेक्टर तो जीरो नहीं है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं होगा। तो सो दिस इम्प्लाइज एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप बाई डी टी इज जीरो। अब यहाँ से क्या आया कि जो एफ कैप वेक्टर है वो डी एफ बाई डी टी के पैरेलल हो गया। आल्सो वी नो, अब ये ध्यान से देखना, अभी जो पिछली हमने थ्योरम की थी, वी नो कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो उसकी डॉट जो है उसके डेरिवेटिव के साथ जीरो आती है, डी एफ कैप बाई डी टी इज जीरो। ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज एफ कैप का जो मैग्नीट्यूड है ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वन है और वन का मतलब कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के कारण डॉट प्रोडक्ट जीरो ही। अब देखिए एफ कैप परपेंडिकुलर भी है डी एफ कैप बाई डी टी के, एफ कैप पैरेलल भी है, तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसका मतलब डी एफ कैप बाई डी टी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर डी एफ कैप बाई डी टी इज जीरो। और जैसे ही डी एफ कैप बाई डी टी जीरो होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ कैप इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी,
टी से इंडिपेंडेंट आ गया, यानी कि एफ कैप कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट वेक्टर आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ टी। और एफ कैप से क्या मिलती थी? डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, कांस्टेंट डायरेक्शन। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे या थ्योरम्स का क्वेश्चन भी यूज होगा। अब एक दो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं कि आर अगर वेक्टर हमें दिया हुआ है साइन टी आई प्लस कोस टी जे प्लस टी के, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो देखते हैं। डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी क्या लेंगे? यानी कि आई के कंपोनेंट का डेरिवेटिव होगा, यहाँ साइन टी का डेरिवेटिव होगा। यहाँ डेरिवेटिव किसका आएगा? साइन टी का। साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस टी, कोस टी आई। फिर कोस टी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन टी जे, जे ऐसे कैसा। फिर टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 के। तो ये एक डेरिवेटिव है, ऐसे हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब हम डबल डेरिवेटिव की बात करें, डबल डेरिवेटिव क्या होगा? इसका एक डेरिवेटिव और ले लीजिए। जब ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा तो कोस टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी आई। अब यहाँ देखिए माइनस तो पहले से था, साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस टी जे। और के का कंपोनेंट यहाँ क्या है? कोफिशिएंट 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, यानी कि 0 के। सो 0 को हटा सकते हैं। सो डी टू आर बाय डी टी स्क्वेयर क्या होगा? माइनस, अगर कॉमन लेना चाहे तो दोनों से कॉमन आ जाएगी, साइन टी आई प्लस कोस टी जे। तो इस तरह हमारा ये एक एग्जाम्पल था कि डेरिवेटिव आप कैसे लेते हैं। इनका मैग्नीट्यूड लेना आपको आता है। एक क्वेश्चन और करते हैं कि हमें निकालना है डी बाई डी टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर वेक्टर डी आर बाई डी टी और डबल डेरिवेटिव डी टू आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वेयर। 3 वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसका डेरिवेटिव आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ चाहे तो ओपन ब्रैकेट लगा सकते हैं। फिर क्या होगा? 3 का पिछले लेक्चर में फार्मूला किया था। एक बार पहले वाले का डी बाई डी टी हो जाएगा डी आर बाई डी टी, दूसरा और तीसरा एस सच, ये वेक्टर एस सच रहेंगे। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी, फिर पहले वाला एस सच, सेकंड वाले का डेरिवेटिव। अब डी आर बाई डी टी का एक डेरिवेटिव और लेंगे तो डबल डेरिवेटिव में बदल जाएगा। और थर्ड वाला एज सच, इसी तरह फर्स्ट वेक्टर एज सच, फिर डी आर बाई डी टी भी एज सच, और ये तीसरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें तीसरे वाले का एक डेरिवेटिव और बढ़ जाएगा। सो डी क्यूब हो जाएगा डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब। अब आप यहाँ देखिए 3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें पहली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये डी आर बाई डी टी और ये वेक्टर भी डी आर बाई डी, यानी कि 2 वेक्टर सेम हो गए तो इस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गई। इसमें भी 2 वेक्टर सेम हो गए, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0। ये अलग अलग है तो ये एक ही बचेगी। तो ये आंसर इसका क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर डी आर बाई डी टी, जो हमें निकालना था, डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर। तो ये एक ही वैल्यू बची जब हमने डेरिवेटिव लिया, बाहर डेरिवेटिव से ये सोल्व हो गया। आर वेक्टर डी आर बाई डी टी, पहली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0, दूसरी भी, ये तीसरे वाली बचती है डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब। इस तरह हम डेरिवेटिव लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं क्रॉस का।
कि डी बाई डी टी ऑफ, ध्यान से देखना, आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये ब्रैकेट है ओपन, यानी कि 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। जो अभी हमने लिया था वैल्यूज़ वही है, ध्यान से देखो, लेकिन इन वैल्यूज़ को हमने क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। पहले ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में थी, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी वही है। एक बार फर्स्ट का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी, बाकी दोनों ऐसे के ऐसे क्रॉस रह जाएगी हमारी। डी आर ब्रैकेट को चेंज नहीं करना, ब्रैकेट ना ही हमने किसी का ऑर्डर चेंज करना है, वेक्टर का ऑर्डर मेंटेन रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। ये फर्स्ट वाला हुआ, प्लस फिर ये आर एस एच, फिर आपका डेरिवेटिव चला जाएगा सेकंड पे, यानी कि डबल हो जाएगा यहाँ, क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव होगा। और फिर ये तीसरे वाला कि आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी, यहाँ क्यूब हो जाएगा, क्रॉस डी क्यूब आर बाई डी टी। अब देखिए क्रॉस लगाने से क्या हुआ वो हम देखते हैं। यहाँ क्रॉस लगाने से हमें क्या मिला। अब देखिए क्रॉस लगाने से ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है, यानी कि यहाँ पहले इनकी क्रॉस ली जाएगी। सो दोनों अलग अलग वेक्टर हैं तो ये वैल्यू रहेगी हमारी। यहाँ क्रॉस लगाने से पहले इनकी क्रॉस ली जाएगी, दोनों ही सेम वेक्टर हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, इसलिए ये वेक्टर खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ भी अलग अलग है, ये भी रहे, यानी कि पहली और तीसरी वैल्यू रहेगी, दूसरी जो है 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब हुआ डी बाई डी टी जो हमने निकालना था किसका, आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डबल डेरिवेटिव डी टी स्क्वेयर। तो ये वैल्यू क्या है, एक तो ये फर्स्ट वाला डी आर बाई डी टी क्रॉस, यहाँ ब्रैकेट है इसमें भी दो, देखो डी आर बाई डी टी डी आर बाई, लेकिन ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है। यहाँ भी है डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी, बीच में क्रॉस भी है, लेकिन ब्रैकेट है, ब्रैकेट के कारण ये 0 नहीं होता, क्योंकि पहले जो है ये वैल्यू सोल्व की जाएगी इधर वाली ब्रैकेट की, ये वैल्यू सोल्व होगी पहले, फिर इसके साथ क्रॉस ली जाएगी, प्लस फिर तीसरे वाली बचती है वैल्यू आर क्रॉस, दूसरी 0 हो चुकी है हमारी, डी आर बाई डी टी उसको 0 कर दिया हमने, डी क्यूब आर बाय डी टी क्यूब। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और देखिए कि अगर हमें आर वेक्टर दे दिया जाए टी का फंक्शन है ये, इट इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ टी, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल आर दे दिया, ठीक है। फिर आपको निकालना है कि आपको डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी टी ऑफ आर की पावर एन, ये स्केलर वैल्यू है और साथ में है वेक्टर आर। तो ध्यान से देखना जरा इसको, दिस इज इक्वल टू, पहले तो 2 की एक स्केलर और वेक्टर 2 की प्रोडक्ट है, तो आर एन एज सच डी आर बाई डी टी, प्लस फिर आर एन का डेरिवेटिव होगा टी के रेस्पेक्ट में, ध्यान देना किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में आर एन का। तो क्या करेंगे, एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, डी टी किसका, आर एन का, ये डेरिवेटिव केवल आर एन का है इसलिए मैंने एक ब्रैकेट लगा दी ताकि कन्फ्यूजन ना हो, आर वेक्टर एज सच। अब देखिए आर एन डी आर वेक्टर बाई डी टी प्लस, अब यहाँ डेरिवेटिव लीजिए, स्केलर है ये तो सीधा एन आर की पावर एन माइनस 1, और फिर आर बच गया, आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है, एज सच, और ये आर वेक्टर एज सच, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रिजल्ट आगे यूज़ भी करेंगे। तो खाली आर वेक्टर क्या था वो हमें नहीं दिया, केवल इतना ही दिया, तो ये हमने यहाँ सॉल्व कर दिया। थैंक्स, आज के लेक्चर में इतना ही।